नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए, करंट अफेयर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है सिलेक्शन कराने में, और उसमें राष्ट्रीय परिदृश्य यह तो बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ से अगर करंट अफेयर में 20 प्रश्न बन रहे हैं तो उम्मीद होता है कि 5 से 7 प्रश्न सिर्फ राष्ट्रीय परिदृश्य से ही बन जाएंगे। तो इसलिए हम लोग लेके आए हैं करंट अफेयर का पॉइंटर। घटना चक्र आपको पता है, मैक्सिमम सभी परीक्षाओं में जो है 90 से लेकर 95% तक प्रश्न इनके टॉपिक से आता है। उसी पुस्तक का सारांश लेके आए हैं। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसे आपको वीडियो में बहुत अच्छे से बताई गई हैं, दिखाई गई हैं, आप देख सकते हैं, उसे आप नोट कर सकते हैं। उम्मीद है मुझे यह वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्रदान करेगी करंट अफेयर को तैयार करने में। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य। राष्ट्रीय परिदृश्य में जो है जितने भी टॉपिक होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं परीक्षा के लिए, क्योंकि ये देश की बात होती है तो यहाँ से प्रश्न जो है सीधे परीक्षाओं में बनते हैं। इसमें राजनीतिक क्षेत्र है, तो सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करते हैं हम लोग। आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जहाँ महत्वपूर्ण लगेगा जो टॉपिक को, तो उसको मैं ज़रूर करके बताऊँगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बाकी हाईलाइट अपनी पुस्तक में कर लीजिएगा और उसे याद करने का पूरा प्रयास कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में नवगठित जिलों के नाम क्या हैं? तो सितंबर 2022 में जो है छत्तीसगढ़ में कुछ जिले नवगठित किए गए। मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और सारनगढ़, बिलाईगढ़, खैरागढ़, हुईखादगढ़, गंडई, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुरा और सक्ती। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 33 हो गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सेना के नए ध्वज का अनावरण किया गया है? तो देखिए, भारतीय नौसेना का नया ध्वज किससे प्रेरित है? तो छत्रपति शिवाजी से प्रेरित है। नए ध्वज का अनावरण किसने किया था? मोदी जी के द्वारा। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की मेजबानी किस शहर द्वारा आयोजित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट है, इंदौर, मध्य प्रदेश। कौन सा? 17वां प्रवासी दिवस। यह आयोजन कब किया जाएगा? तो जनवरी 2023 में। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में परिवार कल्याण कार्ड जारी करने की योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो यह उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में क्या जारी होगा? राज्य में परिवार कल्याण कार्ड जारी होगा। परिवार कल्याण कार्ड कितने अंकों का फैमिली कार्ड है? तो 12 अंकों का। याद रखिए, यूपी की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, पंजाब और हरियाणा राज्य सरकार द्वारा चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम परिवर्तित करके किसके नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? तो शहीद भगत सिंह। भगत सिंह कौन सा? पंजाब और हरियाणा जो राज्य के बीच में जो चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम परिवर्तित किया गया है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस वर्ष तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए पंचप्रण लेने का आह्वान किया गया है? तो यह वर्ष 2047 तक, वर्ष 2047 तक। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 2022 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो ये 76वां था। देखिए, कई बार 75वां देखा गया ऐड में, तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये 76वां था जो इस वर्ष का था। इस दिन भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुए कितने वर्ष पूरे हुए? तो 75 वर्ष पूरे हुए हैं स्वतंत्रता प्राप्त होने के। 76वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शांति काल के दूसरे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये नायक देवेंद्र प्रताप सिंह को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली? तो नीतीश कुमार। हाल ही में असम और किस राज्य की सरकार ने सीमा विवाद के समाधान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मिजोरम और किसके बीच में? असम सरकार। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, असम और मिजोरम कितनी लंबी सीमा साझा करते हैं? तो 164.6 किलोमीटर। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक फैक्ट के रूप में जानते रहें। देश के 14वें उपराष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए? मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी परीक्षाओं के लिए, तो जगदीप धनखड़। दंड प्रक्रिया शनाख्त अधिनियम, द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 कब से लागू हो गया? तो 4 अगस्त 2022 से। यह अधिनियम जो है यह किस अधिनियम का स्थान लेता है? तो यह बंदी की शनाख्त अधिनियम 1920 का स्थान ये लेगा। किस राज्य ने
अपने एक जिले के नाम को बदलने हेतु आदेश जारी किया है, तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश ने अपने किस जिले का नाम बदला है, तो कोनसीमा जिले का नाम बदला है। आंध्र प्रदेश द्वारा कोनसीमा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनसीमा जिला नाम रखा गया। किस राज्य सरकार ने 7 नए जिले के सृजन की घोषणा की है, तो 7 नए जिले कहाँ बने हैं, तो पश्चिम बंगाल में। याद रखिए, छत्तीसगढ़ में भी परिवर्तित हुए हैं, उसका भी ध्यान दीजिएगा। 7 नए जिलों के साथ पश्चिम बंगाल में कुल कितने जिले अब हो गए हैं, तो 30 हो गए हैं। किस राज्य ने वर्ष 2021 में राज्य विधानसभा की सबसे अधिक बैठकें आयोजित की है। देखिए, राज्य विधानसभा की सबसे बड़ी बैठकें न्यूज में काफ़ी महत्वपूर्ण बना हुआ था, तो केरल के द्वारा 61 दिनों तक। इस सूची में दूसरे स्थान पर कौन है, तो उड़ीसा 43 दिनों तक। इस रिपोर्ट को किस संस्था द्वारा जारी किया गया है, तो ये PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के द्वारा ये जारी किया गया है। एक फैक्ट और याद रखिए, राज्य विधानसभा में सर्वाधिक बैठकें होने के लिए जो है यूपी ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि वह सबसे ज़्यादा बैठक करेगा नेक्स्ट ईयर में। तो यह भी एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। कारगिल क्षेत्र में द्रास स्थित पॉइंट 5140 का नया नाम क्या है, तो इसका नया नाम जो है गन हिल्स है। यह सीधा प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, नया नामकरण किस सैन्य ऑपरेशन में सैनिकों के बलिदान के सम्मान में किया गया है, तो ऑपरेशन विजय। सामसाई घोषणा पत्र किन 2 राज्यों के सीमा विवाद समाधान से संबंधित है, तो सामसाई घोषणा पत्र सीधा पूछा जा सकता है, तो ये असम और अरुणाचल प्रदेश से है। नामसाई जिला स्थित कहाँ पे है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। प्रधानमंत्री ने किस राज्य की विधानसभा के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन किया है, तो ये बिहार में किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया, काफ़ी दिनों तक ये चर्चा में बना रहा, तो महत्वपूर्ण है। तो ये राष्ट्रीय प्रतीक किस धातु से निर्मित है, तो ये संसद भवन की छत पर रखा गया है और कांस्य धातु का है यह, और इसका वजन जो है वह 9500 किलोग्राम है, और इसकी अगर हाइट ऊंचाई की बात की जाए तो 6.5 मीटर है। महत्वपूर्ण है, पूरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत की पहली बालिका पंचायत पहल किस राज्य में शुरू की गई है, तो गुजरात के कच्छ में बालिका पंचायत। देखा, बालिकाओं से रिलेटेड प्रश्न जरूर बनता है, तो महिलाओं से रिलेटेड, तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की किसकी अगुवाई वाली न्यायाधीशों की पीठ ने यौन कार्य को पेशे के रूप में मान्यता दी है, तो एल नागेश्वर राव के द्वारा दिया गया है। औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो संभाजी नगर और धाराशिव नाम कर दिया गया है। यह 2 शहर किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र के ये दोनों शहर हैं। बिप्लब कुमार देव के इस्तीफे के पश्चात त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की, तो मणिक साहा ने। परिसीमन आयोग द्वारा किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए परिसीमन आदेश को अंतिम रूप दिया गया है, तो जम्मू कश्मीर में परिसीमन इस समय हो रहा है, तो इसके लिए भी ध्यान रखें। इस आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है, तो रंजना प्रकाश देसाई सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, इनकी अध्यक्षता में हुआ है। अंतिम परिसीमन आदेश के अनुसार जम्मू और कश्मीर की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो 90 है। इनमें से जम्मू क्षेत्र एवं कश्मीर क्षेत्र में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी हो गई, तो जम्मू क्षेत्र के लिए आप लोग ध्यान रखिए, इसके लिए 43 और जबकि कश्मीर क्षेत्र के लिए 47 हुई है। जम्मू एवं कश्मीर में कितने विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए गए हैं, तो टोटल 9। जम्मू एवं कश्मीर में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो 5 है। किस राज्य में नए जिलों का गठन किया गया है, तो आंध्र प्रदेश में। टोटल कितने नए जिले, तो 13। नेक्स्ट है, भारत निर्वाचन आयोग ने किन राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम की घोषणा की है, तो ये मार्च में हुआ था। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में चुनाव भी हो गया। ये विधानसभा चुनाव कब से कब तक थे, तो 10 फरवरी से 7 मार्च 2022 तक चले थे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कितने चरणों में आयोजित हुआ, तो उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव था वह टोटल 7 चरणों में आयोजित हुआ था। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो भगवंत मान आम आदमी पार्टी के। लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु गोवा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो प्रमोद सावंत।
दूसरे कार्यकाल हेतु उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो पुष्कर सिंह धामी। लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो एन बीरेन्द्र सिंह। लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बने। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में कितने स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी है? तो 3 स्थान। वह तीनों स्थान कौन कौन से हैं? तो होशंगाबाद नगर को नर्मदापुरम के नाम से जाना जाएगा, शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम और बम्बई को माखन नगर के नाम से जाना जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जम्मू और कश्मीर। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के लिए किस चुनावी शुभंकर का अनावरण किया गया है? तो शेरा, 30 जनवरी 2022 को। किस राज्य सरकार ने चिंतामणि पद्म नाटकम के मंचन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये आंध्र प्रदेश ने। यह नाटक किसके द्वारा लिखित है? तो कल्लाकुरी नारायण राव के द्वारा लिखित है। यूपी सरकार ने किस जिले के 4 वन गांवों को राजस्व गांव घोषित कर दिया है? तो बहराइच के। महत्वपूर्ण फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। लोकसभा राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले चुनाव खर्च की सीमा को घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। बड़े राज्यों में प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव खर्चों की सीमा कितनी की गई? तो 95 लाख रुपए, जो वर्ष 2014 में 70 लाख रुपए था। छोटे राज्यों में प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव खर्चों की सीमा कितनी की गई? तो 75 लाख रुपए, जो पहले 54 लाख था। बड़े राज्यों में प्रत्येक विधानसभा के क्षेत्रों के लिए चुनाव खर्चों की सीमा कितनी की गई? तो 40 लाख रुपए, पहले 28 लाख था। वहीं विधान सभा क्षेत्रों के लिए जो चुनाव खर्चों की सीमा है छोटे राज्यों के लिए, तो ये 28 लाख रुपए, जो पहले 20 लाख रुपए था। चलिए नेक्स्ट, दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय विधेयक 2022 किसके द्वारा पारित किया गया? तो यह दिल्ली विधानसभा के द्वारा पारित किया गया। दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये बक्करवाला गांव दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली सिख गुरुद्वारा संशोधन विधेयक 2022 किसके द्वारा पारित किया गया? तो दिल्ली विधानसभा के द्वारा पारित किया गया। यह विधेयक किस अधिनियम में संशोधन करता है? तो दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1971 में यह संशोधन करता है। प्रस्तावित संशोधन के उपरांत दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई हो? तो ये 56 हो गई। 46 निर्वाचित होंगे, 10 मनोनीत होंगे। नागालैंड सरकार ने कौन से 4 नए जिले बनाए हैं? तो ये सामटोर, तेमेन्यू, न्यूलैंड और चुमुकेडिया, कुल 16 जिले इस समय नागालैंड में हैं। किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो जगन्नाथ रथ यात्रा को पंजाब सरकार द्वारा राज्य उत्सव घोषित किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह हेतु महिलाओं की न्यूनतम आयु को कितने वर्ष रखने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया था? तो ये 21 वर्ष। सामान्य वर्ग आयोग के गठन की अधिसूचना किस राज्य सरकार द्वारा जारी की गई है? तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा। किस राज्य ने अपने 2 जिलों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है? तो ये मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश के किन 2 जिलों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होगी? तो ये भोपाल और इंदौर में। मध्य प्रदेश स्थित हजारीबंगा रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके क्या किया गया? तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। कक्षा 1 से 10 तक पंजाबी भाषा को अनिवार्य करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये पंजाब है। 10 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में भारत द्वारा क्षेत्रीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई, जिसका फोकस देश कौन सा रहा? तो अफगानिस्तान रहा। 9 नवंबर 2021 को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया गया, तो ये 21वां। पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स जिले के निर्माण को मंजूरी देने वाला राज्य जो है वो मेघालय है। 5 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित केदारनाथ मंदिर परिसर में किनकी प्रतिमा एवं समाधि का अनावरण किया है? तो आदि शंकराचार्य। कहाँ? उत्तराखंड में। आदि शंकराचार्य किस सिद्धांत के प्रतिपादक थे? अद्वैतवाद। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिए, ये पूछा जाता है। प्रतिवर्ष 17 सितंबर को राज्य में सामाजिक न्याय दिवस मनाए जाने की घोषणा करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये तमिलनाडु।
द्रविड़ आंदोलन के जनक जिनकी जयंती 17 सितंबर को तमिलनाडु में सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाएगा, तो ये ईवी रामास्वामी पेरियार। गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किया तो भूपेंद्र पटेल ने। अब नेक्स्ट में इस समय गुजरात में फिर से चुनाव होने वाले हैं, तो उस पर भी आप लोग निगाह रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है योजना और परियोजना। ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी कई बार प्रश्न बन चुके हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत एक नई केंद्र प्रायोजित योजना कौन सी है, तो पीएम श्री स्कूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप लोग इसे रखिएगा क्योंकि यहाँ से चांसेज है प्रश्न आने का। पीएम श्री स्कूल का पूरा नाम क्या है, तो पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। श्रेष्ठ योजना की शुरुआत किसने की, तो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मंत्रालय भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। श्रेष्ठ का जो पूर्ण रूप क्या है, तो स्कीम फॉर रेसिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरिया। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया जाएगा, तो यह कहाँ पे, तो लद्दाख के हल्ले में। डार्क स्काई रिजर्व को किस वन्यजीव अभ्यारण्य के एक भाग के रूप में स्थापित किया जाएगा, तो ये चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य। महत्वपूर्ण है, याद रखिए। ये चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ पे, तो लद्दाख में ही है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY ने सफल कार्यान्वयन के कितने वर्ष पूर्ण किए हैं, तो ये 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं 28 अगस्त 2022 को। योजना को कब लॉन्च किया गया था, तो 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा जारी किया गया लोगो वासुकी अभियान का संबंध किससे है, तो तटीय सफाई अभियान से। नदियों के सतत विकास के लिए नए मॉडल का नाम क्या है, तो अर्थगंगा। पद यात्रियों हेतु अटल ब्रिज का निर्माण कहाँ किया गया है, तो अहमदाबाद गुजरात में। अटल ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है, तो साबरमती नदी पर। नीति आयोग के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने वाला पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो जम्मू एवं कश्मीर है। देश की पहली शिक्षा टाउनशिप का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिए, पहली शिक्षा टाउनशिप। ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण का शुभारंभ कहाँ से किया गया, तो ये रांची और झारखंड से, रांची के झारखंड से। परियोजना का उद्देश्य क्या है, तो जनजातीय युवाओं में कौशल विकास व उद्यमिता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। परियोजना का कार्यान्वयन किया जाएगा तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है किस राज्य ने सौर ऊर्जा नीति 2022 का मसौदा जारी किया है, इंपॉर्टेंट है, यह उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी किया गया। उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2026 से 27 तक कितने मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, तो ये 16,000। देखिए प्रश्न ऐसे बनेगा कि उत्तर प्रदेश द्वारा 16,000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है, तो 2026 से 27 तक। महत्वपूर्ण है, सन भी याद रखिए। भारत का पहला हर घर जिला प्रमाणित राज्य कौन सा है, तो ये गोवा है। पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दादर एवं नगर हवेली एवं दमन और दीव। भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन बना है, तो ये बुरहानपुर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल प्रत्येक ग्रामीण घर में कब तक उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, तो वर्ष 2024 तक। देश के कितने शहरों में सफाई कार्यों के मशीनीकृत होने की घोषणा की गई है, तो 500 शहरों में। किस समयावधि तक सभी भारतीय शहरों को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित करने का लक्ष्य है, तो मार्च 2024 तक। नमस्ते योजना का संबंध है शहरों की मशीनीकृत सफाई से। नमस्ते योजना किस मंत्रालय की संयुक्त योजना है, तो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। नमस्ते का जो फुल फॉर्म है वह क्या है, तो नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। भारत का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर जिला कौन सा है, तो मंडला मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है इस्माइल का पूर्ण रूप क्या है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। तो इस्माइल योजना किन व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित है, तो ट्रांसजेंडर
और भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों से। महत्वपूर्ण है, स्माइल योजना आप लोग ध्यान रखिएगा। भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास की इस उप योजना को लॉन्च किया गया है, तो स्माइल 75। यह पहल किस मंत्रालय की पहल है? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट है, किस योजना के तहत श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का निर्माण किया गया है? तो यह अवसर योजना, अवसर योजना याद रखिए। ये कहाँ पे? श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लेस का निर्माण किया गया है। अवसर योजना का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो भारतीय विमानन प्राधिकरण के द्वारा। अवसर का फुल फॉर्म क्या है? तो एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को कब तक जारी करने को मंजूरी दी गई है? तो 31 दिसंबर 2024 तक। भारत की उड़ान, इंडिया की उड़ान पहल का प्रारंभ किसने किया है? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा तथा गूगल के द्वारा ये किया गया है। सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने हेतु किस योजना की शुरुआत की गई है? तो स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस श्योर योजना। इस योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के द्वारा। भारत की सबसे बड़ी घरेलू सामग्री आवश्यकता आधारित सौर परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो जैसलमेर राजस्थान में। इसकी क्षमता कितनी होगी? 735 मेगावाट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? तो कायमकुलम फ्लोटिंग सौर परियोजना केरल में। महत्वपूर्ण है, मोदी जी के द्वारा किया गया उद्घाटन, तो आ सकता है प्रश्न। इस परियोजना की क्षमता कितनी है? तो 92 मेगावाट। भारत की दूसरी सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजना कौन सी है? तो यही कायमकुलम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग फोटोवोल्टिक परियोजना कौन सी है? तो रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट जो है तेलंगाना। रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट की क्षमता कितनी है? तो 100 मेगावाट। प्रधानमंत्री द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किस जिले में किया गया? तो जालौन उरई तहसील जो है ये उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है यूपी की परीक्षाओं के लिए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो लंबाई एकदम डिजिट में आप लोग याद रखिए, 296.07 किलोमीटर। यह एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो 7 जिले इसमें हैं, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। इन सब का छोटा छोटा PDF आप लोगों को अगर चाहिए, मैप के रूप में वीडियो चाहिए, मैप बना के ये 7 जिले कैसे कैसे जा रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं दे दूंगा आपको। महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण हेतु किस योजना के लिए एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी की गई है? तो मिशन शक्ति के लिए। यह दिशा निर्देश किसने जारी किया है? तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। मिशन शक्ति योजना हेतु निर्धारित अवधि क्या है? तो 15वें वित्त आयोग की अवधि जो है वो 2021-22 से 2025-26 के साथ ये समाहित है। नेक्स्ट है, मिशन शक्ति की 2 उप योजनाएं कौन कौन सी हैं? तो संबल और सामर्थ्य। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है संबल क्या है। थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन का क्या नाम है? तो समर्थ। नई शिक्षा नीति 2020 को पूर्व प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिए। भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो दिल्ली से गुरुग्राम के बीच में। एक्सप्रेसवे को किस नाम से जाना जाता है? तो द्वारका एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो 29 किलोमीटर। 19 किलोमीटर हरियाणा में, 10 किलोमीटर दिल्ली में। वन हेल्थ को प्रायोगिक तौर पर कहाँ शुरू किया गया है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। किस संस्थान ने इसकी शुरुआत की है? तो पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा ये शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट है बेंगलुरु और कर्नाटक वन हेल्थ। निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए किस परियोजना का शुभारंभ किया गया? तो निपुण। निपुण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिए। निपुण का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर। निर्माण श्रमिकों के कौशल को और बेहतर करने के लिए राष्ट्रीय पहल। निपुण को किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा।
निपुण को मेमोरेंडम ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? तो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत शुरू किया गया है। निपुण परियोजना का कार्यान्वयन भागीदार कौन है? तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC है। भारत के पहले 100 MLD क्षमता के सरकारी विलवड़ीकरण संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो गुजरात के दहेज में। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा हेतु किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो अग्निपथ योजना। इस योजना के तहत चुने गए युवकों को क्या कहा जाएगा? तो अग्निवीर। कंफ्यूज मत होइएगा, इंपॉर्टेंट है। अग्निपथ योजना का नाम है, अग्निवीर जो जिनका चुनाव होगा उनका नाम है, तो दोनों में कंफ्यूजन आप ना करें। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश। महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। इस ड्रोन नीति का क्या नाम है? तो हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति 2022। राष्ट्रीय युवा खेल नीति 2022 का प्रारंभ किसने किया है? तो केंद्रीय नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय युवा खेल नीति 2022। यह नीति किस वर्ष तक भारत को एयर स्पोर्ट्स के शीर्ष राष्ट्रों में से एक बनाने के दृष्टिकोण पर आधारित है? तो वर्ष 2030 तक। देश की किस मुफ्त टेलीमेडिसिन सेवा को ABDM आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ एकीकृत करने की घोषणा की गई है? तो ई-संजीवनी। जैव विविधता के संरक्षण व उद्धार हेतु किसने नवीनीकृत जैव विविधता नीति 2022 जारी की है? तो NTPC लिमिटेड के द्वारा जैव विविधता नीति जारी की गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिए। जैव विविधता नीति जारी करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उपक्रम कौन सा है? तो NTPC लिमिटेड वर्ष 2018 में ही जारी कर दिया गया। भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो जैसलमेर, राजस्थान में। इस संयंत्र की क्षमता कितनी होगी? तो 390 मेगावाट। इस संयंत्र को किसने स्थापित किया है? तो अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड के साथ किया गया है। उत्तर भारत के पहले औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो घट्टी, कठुआ जिला, जम्मू कश्मीर में। इसका उद्घाटन भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इफ्को जो है कलोल, गुजरात में। महत्वपूर्ण फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। किसने सार्वजनिक उपयोग के लिए नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो नीति आयोग के द्वारा ये लॉन्च किया गया। भारत को किस परियोजना के लिए अपनी पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रेन प्राप्त हुई है? तो दिल्ली से मेरठ 82.5 किलोमीटर लंबी लाइन परियोजना के लिए। हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रेन किसके द्वारा विकसित की गई है? तो एल्स्टाम के द्वारा ये विकसित की गई। यह सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय ट्रेन अधिकतम कितनी गति से चल सकती है? तो 180 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। नेक्स्ट है, हाल ही में 10 गीगावाट संचयी सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो राजस्थान। विश्व की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना फिल्म रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किस देश में किया गया? तो भारत में। इस परियोजना का शुभारंभ किस मिशन के अंतर्गत किया गया है? तो राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत। पुरानी पेंशन योजना की बहाली को अधिसूचित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो छत्तीसगढ़। पुरानी पेंशन योजना कब से प्रभावी मानी जाएगी? तो 1 अप्रैल 2022 से। महत्वपूर्ण फैक्ट है, क्योंकि यूपी में इसके लिए हमेशा कहीं न कहीं पे आंदोलन चलता ही रहता है, तो ध्यान रखिएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यह नीति मध्य प्रदेश स्टार्टअप कॉन्क्लेव के दौरान लॉन्च की गई, जिसका आयोजन किया गया था तो इंदौर में। कौन सा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो ये सांबा, जम्मू कश्मीर। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, काफ़ी चर्चा में था ये, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पल्ली गांव, जम्मू कश्मीर में। इस उद्घाटन के साथ भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बन गई है? तो पल्ली गांव, जम्मू कश्मीर। किस परियोजना को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? तो उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक जो योजना है उसके लिए। यह योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित होती है? तो नागरिक विमानन मंत्रालय द्वारा।
उड़ान को यह पुरस्कार किस श्रेणी के तहत दिया गया? तो नवाचार सामान्य जो है केंद्रीय श्रेणी में दिया गया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला कहाँ रखी है? तो गुजरात में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान हनुमान जी की प्रतिमा का उद्घाटन किया है, तो यह कहाँ? तो मोरबी गुजरात में। 108 फीट ऊंचाई है इसकी। प्रतिमा को किस परियोजना के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया? तो हनुमान जी चार धाम के रूप में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही पर नज़र रखने हेतु किस प्रणाली को विकसित किया गया है? तो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम MTS। इस तरह की परियोजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ का शुभारंभ किसने किया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा ये शुरू किया गया है। हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? तो जामताड़ा झारखंड का। महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान रखिए। वैक्यूम आधारित सीवरेज अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो आगरा, उत्तर प्रदेश। यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। नई दिल्ली में इस्माइल परियोजना का शुभारंभ किसने किया? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय वीरेंद्र कुमार द्वारा किया गया। इस्माइल योजना के बारे में काफ़ी फैक्ट हम लोगों ने देखा है, कुछ और चीज़ें हैं जिसको देखना महत्वपूर्ण है। इस्माइल परियोजना पूर्ण रूप क्या है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। बजट में 365 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, काफ़ी ज़्यादा रकम है ये, तो ध्यान रखिए। इसका कार्यकाल 2021-22 से लेकर 25-26 तक है। इसके अंदर परियोजना क्या है? तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास की केंद्रीय योजना है और भिक्षुकों के व्यापक पुनर्वास की केंद्रीय योजना है। भिक्षुकों के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा। लाभान्वित समुदाय, ट्रांसजेंडर समुदाय और भिक्षुक। नेक्स्ट है, पर्वतमाला परियोजना की घोषणा की गई है तो बजट 2022-23 में। इसे लोक निजी भागीदारी के आधार पर किस कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम। वर्तमान में इस परियोजना को किन क्षेत्रों में शुरू किया जाएगा? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू एवं कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में। भारत की किस सुरंग को विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो अटल टनल जो है इसे। यह टनल समुद्र तट से कितनी ऊंचाई पर है? तो 10,000 फीट। इतना महत्वपूर्ण नहीं है। यह टनल किस दर्रे से गुजरता है? रोहतांग दर्रा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किस राज्य के 7 गांवों ने सांसद आदर्श गांव परियोजना के तहत चयनित शीर्ष 10 गांवों के स्थान प्राप्त किया है? तो ये तेलंगाना ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मनसुख मांडविया ने किस सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0। इस मिशन ने देश के 33 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के कितने जिलों में संचालित किया जाएगा? तो ये 416 जिलों में। मिशन इंद्रधनुष का प्रारंभ कब किया गया था? तो 25 दिसंबर 2014 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिए। मिशन इंद्रधनुष से एक प्रश्न सीधा यह बन सकता है कि यह परियोजना जो है किससे संबंधित है, सीधा पूछा जाएगा। तो टीकाकरण आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संत श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना कहाँ की गई? तो हैदराबाद में। इस प्रतिमा को क्या नाम दिया गया? तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, समता मूर्ति। ये प्रतिमा किससे बनी है? तो पंचलोह, स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता एवं जस्ता का जो है संयोजन किया गया है इसमें। बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी यही है। बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची क्या है? तो ग्रेट बुद्धा है, जो थाईलैंड में 302 फीट ऊंची प्रतिमा है। नेक्स्ट है, केसर बाउल सैफरॉन बाउल परियोजना मेघालय के अलावा और किस राज्य से संबंधित है? महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप लोग ध्यान रखिए। मेघालय में पहला तो याद रखिए केसर बाउल और दूसरा अरुणाचल प्रदेश। किस धाम को तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो पुरौना धाम, बिहार को। किस मंत्रालय द्वारा शामिल किया गया? तो पर्यटन मंत्रालय। प्रसाद योजना कब शुरू किया गया था? तो 2014 और 15 में। प्रसाद योजना किससे है? तो तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत में घूमने के लिए जो जाते हैं लोग, उसके लिए ये योजना चलाई जा रही है।
हाल ही में नीति आयोग ने किस पहल के तहत अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिकी अभिकरण के साथ नई साझेदारी की है? तो सस्टेनेबल एक्सेस टू मार्केट एंड रिसोर्सेज फॉर इनोवेशन डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर, जिसे समृद्धि कहा जाता है। किस राज्य में इसकी पहली मानव सौर हाइब्रिड परियोजना की शुरुआत की गई है? तो गुजरात में विंड सोलर हाइब्रिड परियोजना। यह परियोजना जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो रिन्यू ग्रीन सॉल्यूशन के द्वारा। किस मंत्रालय द्वारा दवाओं की होम डिलीवरी के लिए योजना शुरू की गई है? तो केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा। इसके द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो सेहत योजना। सेहत योजना के तहत क्या होगा? दवाओं को होम डिलीवरी होगा, और किसके माध्यम से? कि ये होम डिलीवरी होगा ड्रोन के माध्यम से। नेक्स्ट है, सेहत का पूरा नाम क्या है? तो सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन। आदि बद्री बांध कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है? तो यमुनानगर हरियाणा में। आदि बद्री बांध के निर्माण हेतु किन दो राज्यों में समझौता हुआ है? तो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में किसका उद्घाटन किया है? तो 11 नए मेडिकल कॉलेज और CICT का एक नया परिसर। CICT का पूर्ण रूप क्या है? तो केंद्रीय शास्त्री तमिल संस्थान। देश के पहले खिलौना निर्माण क्लस्टर कोप्पल टाई क्लस्टर का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो ये कोप्पल कर्नाटक में जनवरी 2022 में। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो कोच्चि, केरल। महाकाली नदी पर पुल निर्माण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो नेपाल के साथ। महाकाली नदी पर पुल का निर्माण कहाँ होगा? तो धारचूला में। महाकाली नदी और किस नाम से जानी जाती है? तो काली और शारदा के नाम से जानी जाती है। किस राज्य सरकार ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च की है? तो ये गुजरात के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नदी पर बने स्टील ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो बराक नदी पर। यह किसके बीच यातायात को आसान बनाएगा? तो सिलचर और इम्फाल मणिपुर के बीच। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने देश के छात्रों के लिए किस एकल मंच का अनावरण किया है? तो 3 जनवरी 2022 को NET 3.0। इसका उद्देश्य क्या है? तो छात्रों को सर्वोत्तम विकसित एडटेक समाधान और पाठ्यक्रम प्रदान करना। NEAT का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। वर्तमान में निर्माणाधीन सेला सुरंग के माध्यम से किन दो स्थानों के मध्य संपर्क सुनिश्चित होगा? तो गुवाहाटी असम और तवांग अरुणाचल प्रदेश। सेला सुरंग आप लोग ध्यान रखिएगा। पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु डिजिटल सेवा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया है? तो कानपुर मेट्रो रेल परियोजना कॉरिडोर 1। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित 356 किलोमीटर लंबी बीना पनकी मल्टी प्रोजेक्ट पाइपलाइन परियोजना की क्षमता कितनी है? तो ये 34,50,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले में जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो मंडी हिमाचल प्रदेश में। ये जल विद्युत परियोजना निम्न है, तो रेणु काजी बांध परियोजना, लुहरी चरण वन जल विद्युत परियोजना, धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना और सवार कुंडू। नाम ऐसे आप लोग थोड़ा सा रिमेंबर रखिए, बहुत याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, काफ़ी पुराना हो चुका है। 111 मेगावाट की सवारू कुड्डू परियोजना से प्रतिवर्ष कितनी यूनिट बिजली का उत्पादन होगा? तो 380 मिलियन से अधिक। रेणु काजी बांध परियोजना का निर्माण लागत कितना है? तो लगभग 7,000 करोड़ रुपए। रेणु काजी बांध परियोजना से दिल्ली को कितने क्यूबिक मीटर पानी की आपूर्ति होगी? तो 500 मिलियन। 210 मेगावाट का लुहरी चरण वन जल विद्युत परियोजना से प्रतिवर्ष कितनी यूनिट बिजली उत्पादित होगी? 710। इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। नेक्स्ट आइए देखते हैं। एकल ईंधन सेल आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो सिहाद्री आंध्र प्रदेश में। इस परियोजना का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो NTPC लिमिटेड के द्वारा। 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माँ उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी?
तो 16 अहमदाबाद में। माऊ मियाँ किस संप्रदाय की अधिष्ठित्री देवी हैं? तो कदवा पाटीदार। किस राज्य ने माओवादी प्रभावित जिलों में सहाय योजना प्रारंभ किया है? तो झारखंड ने। सहाय योजना का पूर्ण रूप क्या है? स्पोर्ट एक्शन टूवर्ड्स हार्नेसिंग एस्पायरेशन ऑफ यूथ। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बलरामपुर उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो मोदी जी के द्वारा। परियोजना 9 जिलों की कितनी नदियों को जोड़ती है? तो 5। ये 5 नदियाँ कौन सी हैं? तो घाघर, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी। 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी। कहाँ पर? शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान रखिए। एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरेगा? टोटल 12 जिले इस पे हैं। कौन कौन से? मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी कहाँ निर्मित की जाएगी? तो शाहजहांपुर में। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो 594 किलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखें। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण कब किया गया? तो 13 दिसंबर 2021 को। लोकार्पण किसने किया? तो मोदी जी के द्वारा किया गया था। वर्तमान में श्री काशी विश्वनाथ धाम का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 5 लाख वर्ग फीट। पूर्व में 3000 वर्ग फीट था। शहरी नदियों के सतत प्रबंधन के लिए रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च किया गया, तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। आरसीए का सचिवालय स्थित होगा कहाँ? राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान NIUA में। ऊर्जा साक्षरता अभियान ऊषा प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है, तो भादला राजस्थान में। भादला सोलर पार्क विस्तृत है 14,000 एकड़ में। भादला सोलर पार्क की परिचालन क्षमता कितनी है? तो 2245 मेगावाट। भारत में स्वास्थ्य देखभाल और संरचना को सुदृढ़ करने संबंधी देश की सबसे बड़ी परियोजना में से क्या है? तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संरचना मिशन। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया था। तो ये 25 अक्टूबर 2021 को कहाँ से हुआ था? वाराणसी के उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत स्थापित किए जाने वाले स्थानों में शामिल है तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ, 4 नए राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी। 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए जिस राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया तो पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति जिन 6 स्तंभों पर आधारित है वह क्या क्या है? इंपॉर्टेंट है। देखिए, पीएम गति शक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो बजट है, बजट में काफ़ी चर्चा हुई थी इस पर और कई दिनों तक ये चर्चा में बना हुआ था। पहला जो है व्यापकता है, दूसरा प्राथमिकता, तीसरा अधिकतम उपयोग और सामंजस्यीकरण और विश्लेषणात्मकता और गतिशीलता। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत गठित सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष कौन है? तो कैबिनेट सचिव। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत निवेश की जाने वाली कुल राशि कितनी है? तो 100 लाख करोड़ रुपए। इसीलिए देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की क्षमता को वर्ष 2024-25 तक 87.7 गीगावाट से बढ़ाकर कितना किया जाएगा? तो 225 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, 12 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निरंतर अच्छे परिणाम देने वाले स्वच्छ भारत मिशन शहरी को जारी रखने की मंजूरी दी है तो वर्ष 2025-26 तक। SBMU की शुरुआत हुई है तो 2 अक्टूबर 2014 को। 12 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत को जारी करने की अनुमति प्रदान की है तो 2025-26 तक।
नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया तो जून 2015 में। 1 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शहरी क्षेत्रों के कायांतरण के लिए जिन 2 मिशनों का शुभारंभ किया गया तो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमृत 2.0। SBMU 2.0 के तहत सभी संवैधानिक नगरों को न्यूनतम इस श्रेणी के अंतर्गत लाना प्रस्तावित है तो ODF प्लस में। SBMU 2.0 के तहत 1 लाख से कम जनसंख्या वाले सभी शहरों को इस श्रेणी के अंतर्गत लाना है तो ODF प्लस प्लस के अंतर्गत। पूर्व में चल रही मध्याह्न भोजन योजना के स्थान पर केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत योजना कौन सी है तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। इंपॉर्टेंट रखिए, ध्यान रखिएगा क्योंकि ये मिड डे मील योजना के स्थान पे आया है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना का क्रियान्वयन अवधि कब से कब तक है तो 2021-22 से 2025-26 तक चलेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग रिपोर्ट, मसौदे, नीतियां और सूचकांक। ये जो रिपोर्ट और नीतियां सूचकांक है अर्थात इसमें भारत के सभी सूचकांक दिए गए हैं, भारत के राज्यों के सूचकांक। चलिए यहाँ से प्रश्न मतलब अक्सर बन जाते हैं, महत्वपूर्ण है टॉपिक। देखिए 2022 के जितने हैं जनवरी तक उसे हम लोग पूरा देखेंगे, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण रहा तो 21 वाला भी देखेंगे, नहीं तो 2022 वाले सभी महत्वपूर्ण देख लेंगे। चलिए पहला है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है। देखिए ये बॉडी आप लोग याद रखिए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो है NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, तो यह भारत में अपराध 2021 नाम से रिपोर्ट जारी करता है, क्राइम इन इंडिया 2021। भारतीय राज्य में सर्वाधिक साइबर अपराध कहाँ हुए तो तेलंगाना में हुआ। उसके बाद सर्वाधिक अपराध आर्थिक अपराध जो है ये राजस्थान में हुए। अनुसूचित जनजाति के खिलाफ सर्वाधिक अपराध जो है ये मध्य प्रदेश में हुआ। और उसके बाद अनुसूचित जाति के खिलाफ, देखिए जनजाति मध्य प्रदेश और अनुसूचित जाति जो है ये उत्तर प्रदेश में। महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हुए तो उसमें असम जो है वो सबसे नंबर 1 रहा, 168.3% उच्चतम दर दर्ज की गई। तो सबसे ज़्यादा दर यहाँ पे महिलाओं के खिलाफ रही अपराध के मामले में। जबकि वहीं बात अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध जो है सर्वाधिक केस मामले जो दर्ज किए गए तो उसमें उत्तर प्रदेश रहा। दोनों फैक्ट आप लोग महत्वपूर्ण है, याद रखिए। उच्चतम दर की बात की जाएगी तो असम है, जबकि अगर वहीं ज़्यादा संख्या सर्वाधिक संख्या में मामले दर्ज किए गए तो उसमें उत्तर प्रदेश रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की संख्या पॉपुलेशन ही ज़्यादा है तो उसमें ऑप्शन लगाया जा सकता है आसानी से। नेक्स्ट है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की उच्चतम दर दर्ज की गई केंद्र शासित प्रदेश में, तो केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली है। अगर देखिए यूनियन टेरिटरी और अगर राज्य दोनों साथ में पूछे जाएंगे तब भी आप देखिए असम नंबर 1 पे है, असम जो है वो पहले नंबर पे ही है, क्योंकि दिल्ली में जो है 147.6% की दर है और यहाँ पे 168 है। नेक्स्ट, महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराध की संख्या सर्वाधिक किस केंद्र शासित प्रदेश में रही, तो केंद्र शासित प्रदेश में अगर संख्या देखी जाए तो दिल्ली में रही। इतना डिटेल में वैसे चांसेस कम है लेकिन बनाया जा सकता है, महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। हाल ही में चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जो है जुलाई 2022 की घोषणा किसने की है, तो चैंपियंस ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जो है ये नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। इस रैंकिंग के अनुसार कृषि एवं जल संसाधन क्षेत्र में शीर्ष 5 सबसे बेहतर आकांक्षा वाले जिले कौन कौन से रहे हैं, तो देखिए पहला उधम सिंह नगर उत्तराखंड का जिला रहा है, दूसरा जो है नामसाई अरुणाचल प्रदेश का, तीसरा गोंडा झारखंड का, चौथा जो है YRS आंध्र प्रदेश का और पांचवा जो है गुना मध्य प्रदेश का रहा है। देखिए इसमें अगर आपका कोई भी राज्य आता है तो आप उसे जरूर से जरूर याद रखें। और वैसे पहली रैंकिंग महत्वपूर्ण है उत्तराखंड। नेक्स्ट है यूथ इन इंडिया 2022 रिपोर्ट किसने जारी की, तो यह केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यालय कार्यान्वयन जो मंत्रालय है उसके द्वारा, सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की बुजुर्ग आबादी वर्ष 2036 तक कितने प्रतिशत हो जाएगी, तो बुजुर्ग आबादी पे ये रिपोर्ट आई है और 14.9% जो है बुजुर्ग आबादी 2036 तक हो जाएगी। वर्ष 2016 में जो है
ये 9.2% थी। नेक्स्ट है भारत की युवा आबादी 2036 तक कितने परसेंट हो जाएगी, तो ये 22.7% हो जाएगी। 2016 में 27.9% है। तो भारत इस समय युवा है, बाद में बुजुर्ग हो जाएगा, इसे विशेष ध्यान रखें। ये 2016 से कंपेयर किया जा रहा है और जो इस समय रिपोर्ट तैयार की जा रही है, डाटा 2016 का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है भारतीय नवाचार सूचकांक 2021 किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो नवाचार सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। सूचकांक का कौन सा संस्करण जारी किया गया, तो ये इस बार का तीसरा था। नवाचार सूचकांक महत्वपूर्ण है, हमेशा परीक्षाओं में आता रहता है, तो इस पर जरूर ध्यान रखें। आइए देखते हैं इसमें राज्य कौन कौन से रहे हैं, किस पोजीशन में। तो बड़े राज्यों की श्रेणी में जो शीर्ष स्थान रहा वो कर्नाटक का रहा, बड़े राज्यों की श्रेणी में। वहीं बात अगर पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की जाए तो इसमें मणिपुर जो है शीर्ष स्थान पे रहा। और केंद्र शासित प्रदेश और शहरी राज्यों की बात की जाए तो इसमें चंडीगढ़ जो है वो प्रथम स्थान हासिल किया है। उत्तर प्रदेश का स्थान अगर कहीं बात की जाए तो ये 7वें नंबर पे था, इसे आप लोग उत्तर प्रदेश वाले याद रखें, यूपी की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF का वर्ष 2020-22 में कौन सा संस्करण जारी किया गया, तो ये इसका 7वां संस्करण था। किसका, तो जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो जारी किया गया राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क। NIRF इंडिया रैंकिंग 2022 में किस संस्थान को समग्र श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो IIT मद्रास जो है ये प्रथम स्थान पे है समग्र श्रेणी में। आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन IIT खड़गपुर या तो फिर IIT आपका दिल्ली, फिर IIT मुंबई, IIT कानपुर, ऐसे दे के कन्फ्यूज किया जा सकता है, तो मद्रास रहा है, इसलिए आप याद रखिए। इंजीनियरिंग श्रेणी में पहला स्थान जो है IIT मद्रास को ही मिला है। और विश्वविद्यालयों की श्रेणी में तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को मिला है। तो ये लगभग हर वर्ष प्रथम स्थान पर रहता है विज्ञान संस्थान में बेंगलुरु का, ये इसके टक्कर का कोई भी विश्वविद्यालयों की श्रेणी में मुझे तो नहीं देखने को मिला 3-4 वर्षों में। तो ये निरंतर प्रथम स्थान पे बना रहता है। अनुसंधान श्रेणी में भी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु का ही है। और प्रबंधन श्रेणी में जो है IIM अहमदाबाद गुजरात का रहा है। एक निगाह रखिए, वैसे इतना डीप में प्रश्न आने की कोई चांसेस नहीं है, ऊपर की 2 रैंकिंग महत्वपूर्ण थी। चिकित्सा श्रेणी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली नंबर 1 पे है। फार्मेसी श्रेणी में जामिया हमदर्द नई दिल्ली की, जबकि कॉलेजों की श्रेणी में प्रथम स्थान जो है मिरांडा हाउस नई दिल्ली का कॉलेज है। और उसके बाद आर्किटेक्चर विषय में पहला स्थान प्राप्त कौन किया है, तो IIT रुड़की ने आर्किटेक्चर में पहला स्थान प्राप्त किया है, तो विशेष ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूजन ना हो दोनों IIT के बीच में। कानून लॉ श्रेणी में पहला स्थान कौन किसे मिला है, तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु का जो लॉ स्कूल है उसे। और डेंटल विषय में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी साइंसेज चेन्नई को मिला है। तो 2-3 इसमें ऊपर के महत्वपूर्ण थे जो हम लोगों ने देखा, कौन कौन से, तो पहला जो है ये IIT मद्रास जो है समग्र श्रेणी में सबसे महत्वपूर्ण तो यही है। उसके बाद इंजीनियरिंग में भी मद्रास ही है। और विश्वविद्यालयों की श्रेणी कई बार पूछी गई है, तो इसे भी आप याद रखें। तो ये 2 बेहद महत्वपूर्ण है, बाकी आप हल्की सी रीडिंग ले लीजिए। नेक्स्ट है किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा पहली परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स रिपोर्ट जो है वो जारी की गई, तो ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई। यह रिपोर्ट जो है किस अवधि के लिए, तो 2018-19 से लेके 19-20 के हेतु है। और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 में भारत में स्कूल शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा रहा है, तो सीकर राजस्थान का जो है ये स्कूल श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जो है जिला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस सूचकांक को जारी किया, तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया, महत्वपूर्ण है, काफ़ी दिन चर्चा में रहा ये। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। तो इस राज्य का जो खाद्य सूचकांक है ये 2021-22 का था और ये 4था संस्करण था। संस्करण याद रखिएगा। बड़े राज्यों में तमिलनाडु ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में गुजरात कर्नाटक देके कंफ्यूज किया जा सकता है। 2 हमेशा किसी न किसी रैंकिंग में रहते हैं ऊपर, तो तमिलनाडु है, आप लोग याद रखिए, एकदम नीचे वाला राज्य। छोटे राज्यों में गोवा, और जबकि केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान जम्मू कश्मीर को मिला है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जल्दी रैंकिंग में आता नहीं, जब आता है किसी में तो वो महत्वपूर्ण बन जाता है।
और अगर बड़े राज्यों की श्रेणी में यूपी की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की, तो 8वां स्थान जो है उत्तर प्रदेश ने हासिल किया। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? तो राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक जो है ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पे कौन रहा? तो गुजरात। छोटे राज्यों में जो है वो गोवा रहा प्रथम स्थान पर, और बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान 13वां रहा। किस केंद्र शासित प्रदेश का इस सूचकांक में पहला स्थान रहा? तो चंडीगढ़ जो है प्रथम स्थान पर रहा। किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशा निर्देश 2022 जो है जारी किया गया? तो यह केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। हाल ही में इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? तो राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप RRAG के द्वारा ये जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों पर सर्वाधिक हमले किस राज्य में हुए? तो जम्मू कश्मीर में हुए। और इस रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों, मीडिया संगठनों पर हमलों की दृष्टि से 4 शीर्ष राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से रहे हैं? तो प्रथम स्थान पे जम्मू कश्मीर रहा, जबकि द्वितीय स्थान पे उत्तर प्रदेश रहा है, तीसरे पे मध्य प्रदेश और चौथे पे त्रिपुरा रहा है। तो निगेटिव रिपोर्ट है, लेकिन जानना जरूरी होता है, कहीं न कहीं स्टेटमेंट के रूप में भी कहीं बन के आ सकता है। हाल ही में री इमेजिन हेल्थ केयर इन इंडिया थ्रू ब्लेंडेड फाइनेंस रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। सतत विकास लक्ष्य 3 जो है का संबंध किससे है? तो अच्छे स्वास्थ्य एवं कल्याण से संबंधित है। तो अच्छे हेल्थ के ऊपर यह नीति आयोग का जो रिपोर्ट जारी किया गया, ये सतत विकास SDG गोल जो है 17 गोल हैं टोटल, उसमें से जो तीसरा गोल है वो अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए है, उसी से रिलेट करके ये रिपोर्ट बनाई गई है। नेक्स्ट है, जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक जारी करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश तो जम्मू कश्मीर है। और स्ट्रीट्स फॉर पीपुल्स चैलेंज के विजेताओं के रूप में कितने शहरों का चयन किया गया है? तो ये टोटल 11 शहरों का चयन किया गया है। जनवरी का फैक्ट है, 11 शहर आप नंबर में याद रखिए, और 11 शहरों को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, पुराना फैक्ट है, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इनका चयन किया गया है तो केंद्रीय आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालयों के द्वारा किया गया है। मंत्रालय ने नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज के कितने विजेता शहरों की घोषणा की है? तो ये 10 शहर की घोषणा की गई है नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज के अंतर्गत। ये 10 शहर कौन कौन से हैं? तो इन्हें भी याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनवरी मतलब काफ़ी पहले का फैक्ट है। मंत्रालय ने किस चैलेंज के सीजन 2 का शुभारंभ किया है? तो इंडिया साइकिलिंग फॉर चेंज एंड स्ट्रीट्स फॉर पीपुल्स चैलेंज शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, स्किल इंडिया 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता के सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो स्किल इंडिया का जो आयोजन किया गया ये कहाँ किया गया? तो ये ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम जो नई दिल्ली में है यहाँ किया गया। महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिए। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने इसका आयोजन किया? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय MSDE के अंतर्गत आता है स्किल इंडिया। प्रतियोगिता के शीर्ष 3 विजेता राज्य कौन कौन से रहे? तो उड़ीसा प्रथम स्थान पर रहा, और महाराष्ट्र द्वितीय और केरल तृतीय स्थान पर रहा। प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या रहा? तो 13वां स्थान रहा। 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य और 2 उत्कृष्टता पदक के साथ जो है 13वां स्थान पे उत्तर प्रदेश रहा। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए नई नीति 2021 का मसौदा जारी किया है? तो ये तमिलनाडु के द्वारा किया गया था। दिसंबर 2021 की बात है। उसी समय जो हिजाब का काफ़ी लफड़ा चल रहा था तमिलनाडु में, तो उसी को रिलेट करते हुए ये प्रश्न बना है। तो पहले के रैंकिंग हैं, कुछ हल्के फुल्के देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण दिख रहे हैं। नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल टिंकरिंग 2021 में किस संस्थान को लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो IIT मद्रास को प्राप्त हुआ है। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन अचीवमेंट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, किसने चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया था दिसंबर 2021 में। सूचकांक की अवधि 19 से 20 रही, और बड़े राज्यों में समग्र प्रदर्शन केरल और उत्तर प्रदेश का रहा, और बड़े राज्यों में दूसरे और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु और तेलंगाना का रहा। इस प्रकार साथियों, हम लोगों का 2022 का लगभग सभी महत्वपूर्ण सूचकांक जो है वो समाप्त हो चुके हैं। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, क्योंकि आगे के जितने भी सूचकांक आप देखेंगे
यहाँ पे जितने भी सूचकांक आगे दिख रहे हैं ये बस टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं नहीं। आप ही सोचिए कि किसी परीक्षा में मुश्किल से 15-20 प्रश्न करंट अफेयर के बनने हैं, और 20 प्रश्न जो है वो कितने टॉपिक हैं उसमें, मसौदा है, रैंकिंग है, फिर उसके बाद राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है, फिर कोई दिनांक है, डेट पे आता है, फिर खेल से भी 1-2 प्रश्न बनाने हैं। तो इतना चांसेस नहीं होते कि किसी चीज़ में इतना डीप में जाए। हाँ, सिविल सर्विसेज की कोई परीक्षा होती है तो वो भी सिर्फ सिविल सर्विसेज के आईएएस के पेपर में ज़्यादा पुराने प्रश्न आते हैं। चलिए नेक्स्ट है आयोजन और कार्यक्रम। यहाँ पे भी महत्वपूर्ण है कुछ 2022 वाले जो हैं जितने, उसे हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं। भारत का 12वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव, याद रखिए सीधा प्रश्न बनेगा, का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया फिल्म महोत्सव। फिल्म कौन देख रहा है? भोपाल वाले देख रहे हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने वर्चुअल स्कूल का शुभारंभ किया है? तो वर्चुअल स्कूल दिल्ली के द्वारा किया गया है। स्कूलों पे सबसे अच्छा काम दिल्ली सरकार कर रही है, तो इसे ध्यान रखें। इस वर्चुअल स्कूल का क्या नाम रखा गया है? तो दिल्ली वर्चुअल मॉडल स्कूल। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान शुरू किया गया। इस अभियान को संचालित किया गया है तो 75 दिनों तक 75 समुद्र तटों पर। अंतर्राष्ट्रीय तटीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के तृतीय शनिवार को मनाया जाता है। महत्वपूर्ण है, याद रखिए, इस बार 17 सितंबर को यह मनाया गया। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय का गोल जिसका फुल फॉर्म होता है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, याद रखिए फिर से महत्वपूर्ण है फुल फॉर्म गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो जनजातीय युवाओं को डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने का ये महत्वपूर्ण कार्य है। तो किसके अंतर्गत आता है? जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत गोल अभियान। और गोल अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो मेटा फेसबुक के द्वारा शुरू किया गया। मेटा किसका है? तो फेसबुक इंडिया के सहयोग से शुरू किया गया। गोल कार्यक्रम के पहले चरण का शुभारंभ कब किया गया? तो मई 2020 में शुरू किया गया था, और ये इसका दूसरा चरण है जो 28 जून 2022 से शुरू हुआ। केंद्र सरकार ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में किस अभियान की शुरुआत की है? तो हर घर तिरंगा अभियान। याद रखिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से ये पूछा जा सकता है हर घर तिरंगा की जगह हर घर झंडा, हर घर कुछ और बना दिया जाएगा, तो इसलिए आप इसे याद रखिए हर घर तिरंगा अभियान है। दिल्ली डायलॉग के 12वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में होता है। दिल्ली डायलॉग मैक्सिमम टाइम, और इस बार 12वां संस्करण था। दिल्ली डायलॉग 2022 का विषय क्या था? तो हिंद प्रशांत क्षेत्र को परस्पर जोड़ना, यह विषय था। महत्वपूर्ण है क्यों? क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में बात की जा रही है, दिल्ली के बारे में यहाँ बात नहीं की जा रही है कि आसानी से कोई ऑप्शन पकड़ पाए। तो ऐसे ऑप्शन लगेंगे नहीं कि ये बन सकते हैं, लेकिन ये है, तो इसलिए इसे याद रखिए। गुजरात में नमक उत्पादन कार्य से जुड़ी महिला श्रमिकों को अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में कार्य हेतु प्रशिक्षण करने हेतु किस पहल की शुरुआत की गई? तो प्रोजेक्ट सूर्य जो है ये शुरू किया गया गुजरात में नमक उत्पादन से जुड़ी महिला श्रमिकों के लिए। इतना फैक्ट इसमें याद रखिएगा। इस प्रोजेक्ट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो रेन्यू के द्वारा लॉन्च किया गया। रेन्यू ने इस पहल को किसकी सहायता से लॉन्च किया है? कि तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के द्वारा और स्व नियोजित महिला संघ सेवा के द्वारा ये शुरू किया गया है। याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनेप लगी हुई है, तो इसके लिए ये प्रश्न बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, पहले क्षेत्रीय खिलौना मेला का आयोजन कहाँ किया जाएगा? खिलौना मेला महत्वपूर्ण है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल वाराणसी में किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी वाले विशेष ध्यान रखें। इस मेले का आयोजन वस्त्र मंत्रालय द्वारा किसके सहयोग से किया गया? तो हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद के द्वारा किया गया। पहले अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये मुंबई में किया गया। इसका आयोजन संयुक्त रूप से किसके द्वारा किया गया है? तो पोत परिवहन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार एवं FICCI के द्वारा ये जारी किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा भारत टैप पहल का शुभारंभ किया गया? तो यह आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। भारत टैप पहल का क्या उद्देश्य है? तो उद्देश्य देखिए, बड़े पैमाने पर कम प्रवाह वाले सैनिटरी वेयर उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है।
नेक्स्ट है किसने अटल नवाचार मिशन प्राइम प्रोग्राम फॉर रिसर्चेज इन इनोवेशन मार्केट रेडीनेस एंड इंटरप्रेन्योरशिप प्ले बुक को लॉन्च किया है? तो अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग के द्वारा यह प्रोग्राम जो है जारी किया गया। किस मंत्रालय ने स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम का शुभारंभ किया? सीधा प्रश्न बनेगा, ये प्रश्न सीधा बनाया जा सकता है। तो आवासन एवं शहरी मामलों का जो मंत्रालय है उसके द्वारा। स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन को कब आयोजित किया गया? तो 18 से 20 अप्रैल 2022 को। कहाँ हुआ था? तो सूरत गुजरात में हुआ था। स्मार्ट सिटी सम्मेलन ऐसे पूछा जा सकता है, या स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस संस्था द्वारा डार्क नाथ 2022 का आयोजन किया गया? तो यह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के द्वारा शुरू किया गया। एनसीबी द्वारा डार्क नाथ 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दिल्ली में शुरू किया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट, इसका कार्य क्या है? तो जो मादक पदार्थ हैं उनकी जो तस्करी होती है, इधर उधर से प्रयोग होता है, उनको कंट्रोल करने का मुख्य कार्य है। किस राज्य सरकार द्वारा ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया? तो ओपन एयर क्लासरूम जो है ये पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया। इस प्रोग्राम का क्या नाम है? तो परम शिक्षालय नाम है इसका। नेक्स्ट है मानव तस्करी को रोकने के लिए किस राष्ट्रव्यापी अभियान का प्रारंभ किया गया है? तो यह ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है। इस अभियान को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट है विद्युत वितरण में उन्नत प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल हेतु किसका शुभारंभ किया गया है? तो पावर थान 2022 का शुभारंभ किया गया है। और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा किया गया है। भारतीय अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र के उभरते इकोसिस्टम को विकसित करने हेतु किसकी शुरुआत की गई है? तो स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज की शुरुआत की गई है। इसे किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ ग्राम वन का शुभारंभ किया गया? ग्राम वन सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है, यह प्रश्न बनाया जा सकता है। तो ये कर्नाटक में शुरू किया गया। 10 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के कौन से संस्करण का अनावरण किया? तो ये 10वां संस्करण था। और यह समिट की जो थीम थी वह क्या थी? तो आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत। सार महत्वपूर्ण है, सीधा आ सकता है। कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। यह कार्यक्रम किसका भाग है? तो स्मार्ट सिटी मिशन का यह भाग है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्मार्ट सिटीज एंड एकेडमिक टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च। याद रखिएगा, सीधा प्रश्न बनाया जा सकता है कि सार का संबंध किससे है करके। 4 डिपार्टमेंट दे दिए जाएंगे कन्फ्यूज करने के लिए। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश ग्राम उत्सव महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये लखनऊ में हुआ। उत्तर प्रदेश ग्राम उत्सव महोत्सव। 6वां भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो यह 9 से 14 दिसंबर 2021 के मध्य हुआ था। यह आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो गंगा नदी घाटी प्रबंधन एवं अध्ययन केंद्र के द्वारा, जिसे सी गंगा बोला जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG के द्वारा। और IWIS 2021 का विषय थीम क्या था? तो नदी संसाधन आवंटन के लिए क्षेत्रीय स्तर पर योजना और प्रबंधन इसका थीम था। नेक्स्ट है 31वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अवार्ड 2021 की घोषणा की है। तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा की गई। ये 3 दिसंबर 2021 का फैक्ट है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा सृजित नया अवार्ड तो राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार दिया गया। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। काफ़ी पुराने के फैक्ट हैं। अब यहाँ पे जो हैं वो 2021 के सब हैं, उतने महत्वपूर्ण कोई है नहीं। चलिए आगे अब देखते हैं हम लोग विविध सेक्टर से देखते हैं जो 2022 के करंट अफेयर है। देखिए इसमें है पहला, भारत का पहला संशोधित जैव गांव किस राज्य में है? महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, त्रिपुरा में अवस्थित है। भारत का पहला संशोधित जैव गांव मॉडिफाइड बायो विलेज है, तो ये दासपारा गांव सुपाहीजाल त्रिपुरा में है। पूरा नाम यह है, महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिए, सीधा प्रश्न बनेगा, यहाँ से प्रश्न बनता है। 100 से अधिक वर्ष के अंतराल के पश्चात किस राज्य में दूसरा रेलवे स्टेशन प्रारंभ हुआ? तो नागालैंड। ये भी फैक्ट महत्वपूर्ण है। अभी तक यहाँ पे सिर्फ एक रेलवे स्टेशन था, तो वो नागालैंड था।
ऐसा फैक्ट आपने भी पढ़ा होगा कि सिक्किम में अभी तक रेलवे लाइन नहीं थी, वहाँ पे भी कार्यक्रम चल रहा है। इस रेलवे स्टेशन का क्या नाम है? तो ये सुखोवी रेलवे स्टेशन है। ये सीधा यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, सोखुवी जो है यह रेलवे स्टेशन कहाँ अवस्थित है? नागालैंड में स्थापित प्रथम रेलवे स्टेशन का क्या नाम था? तो दीमापुर रेलवे स्टेशन था। इसका उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो 1903 में यहाँ चालू हुआ था। केंद्र सरकार द्वारा बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 कब पारित हुआ? तो ये 24 अगस्त 2022 को बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम लागू किया गया। नेक्स्ट है बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 किस नियम का स्थान लेगी? तो इससे पहले जो नियम था वो 2001 का नियम था, उसके स्थान पर यह आया है। बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित नए नियम किस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित हैं? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आएंगे। चलिए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो यह होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र महत्वपूर्ण है। यह कहाँ अवस्थित है? तो यह साहिबजादा अजीत सिंह नगर, मोहाली, पंजाब में अवस्थित है। सीधा प्रश्न बनेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आप लोग इसे रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस झील को राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित करने की अपनी मंशा प्रकट की है? तो अनंगताल झील जो नई दिल्ली में अवस्थित है, इसे दिया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ स्थापित होगा? तो बेंगलुरु, कर्नाटक में 3D प्रिंटेड पहला पोस्ट ऑफिस। इस पोस्ट ऑफिस का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जाएगा? तो लार्सन एवं टूब्रो, L&T के द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर अत्याधुनिक अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया गया? तो यह फरीदाबाद, हरियाणा में किया गया अमृता अस्पताल का उद्घाटन। यह अस्पताल किस संस्था द्वारा संचालित होगा? तो माता अमृतानंदमयी मठ के द्वारा ये संचालित होगा। भारत की सबसे लंबी और सबसे भारी मालगाड़ी कौन सी है? तो सुपर वासुकी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सीधा ऐसे प्रश्न बन सकता है, सुपर वासुकी क्या है? कोई रॉकेट इंजन या जेट इंजन, या तो पूछ लिया जाएगा कोई ड्रोन, या तो मालगाड़ी। सुपर वासुकी ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो 3.5 किलोमीटर, 295 डिब्बे सहित इसमें हैं। डिब्बों की संख्या आप देखिए, लंबाई देखिए, 3.5 किलोमीटर तक ट्रेन ही है, कितनी बड़ी है। सुपर वासुकी ट्रेन का सकल भार कितना होता है? तो 25,962 किलोमीटर होता है। आप ये सुपर वासुकी ट्रेन सोचिए, कोई अगर रेलवे फाटक पे खड़ा है, वो इंतज़ार कर रहा है कि वो उसे उस पार जाना है, ट्रेन चली जाए तो गेट खुलेगा। ये 3.5 किलोमीटर लंबी है और धीरे धीरे जा रही है, तो फिर वे 5 से 10 मिनट तक जाती ही रहेगी। सुपर वासुकी ट्रेन को कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो कोरबा, छत्तीसगढ़ से लेके राजनांदगांव, नागपुर तक ये चलाई गई है। छत्तीसगढ़ से नागपुर तक, याद रखिएगा। आकाशा एयर की पहली उड़ान किन 2 शहरों के बीच संचालित हुआ? तो मुंबई से अहमदाबाद। महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिए, आकाशा एयर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज डीम्ड विश्वविद्यालय की स्थापना। यह भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य बनाने वाले 6 वर्षों से अधिक के दंडनीय अपराध हुए देश की पहली पुलिस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की है? तो ये दिल्ली की पुलिस है, जो फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रहण को अनिवार्य कर दिया गया है। भारत के कितने शहरों में स्ट्रीट व्यू सेवा का शुभारंभ किया गया? तो 10, याद रखिए, स्ट्रीट व्यू। और इस सेवा का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो गूगल के द्वारा किया गया है। किस संस्थान का 360 डिग्री दृश्य जो है स्ट्रीट व्यू लेता है? स्ट्रीट व्यू का मतलब यही हुआ, 360 डिग्री किसी संस्थान का दृश्य। स्ट्रीट व्यू सेवा की शुरुआत किसके तहत की गई है? तो गूगल मैप्स के तहत, गूगल के द्वारा किया गया है। 10 जो स्थान हैं, 10 स्थान को, 10 शहरों को चुना गया है। और संरचना पर बंदरगाह प्राधिकरण का पूर्ण मालिकाना हक वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? यह अवसंरचना पर बंदरगाह प्राधिकरण का पूर्ण मालिकाना हक। देश में कहां पर ग्रे वाटर प्रबंधन प्रणाली को 100% लागू किया गया है? तो ये पप्पनकुझी, कांचीपुरम और तमिलनाडु में 100% ग्रे वाटर प्रबंधन प्रणाली लागू की गई। भारत सरकार द्वारा कहां पर नई रेल लाइन को मंजूरी दी गई है? तो तरंगा हिल्स
और अंबाजी आबू रोड रेल लाइन जो है इसे जो है मंजूरी दी गई है। रेल लाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो 116.65 किलोमीटर। रेल लाइन किस किस राज्य के 2 प्रसिद्ध स्थानों को जोड़ेगी? तो ये गुजरात की। चलिए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के दूसरे हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, उसका नाम क्या है? तो देवघर हवाई अड्डा। किसके? झारखंड का दूसरा हवाई अड्डा। यह सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, तो बाबा बैद्यनाथ धाम से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। झारखंड का प्रथम एयरपोर्ट जो है बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में है। देखिए करंट अफेयर पढ़ने से यही फायदा होता है। बिरसा मुंडा क्या था? तो बिरसा मुंडा इतिहास में आपको मिलेगा क्या? एक जनजाति जो जनजाति आंदोलन में काफ़ी सक्रिय रहे हैं, और वो उनका संबंध सीधे झारखंड से होगा, तो आप उसको मैच कराने के लिए पूछा जा सकता है। भारत के किस शहर में विश्व के सबसे लंबे डबल डेकर मार्ग सेतु का निर्माण कर एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया? तो नागपुर महाराष्ट्र में। इसकी लंबाई कितनी है? तो 3.14 किलोमीटर। इस सेतु का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय और भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के द्वारा महाराष्ट्र मेट्रो में किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा स्टैचू ऑफ पीस शांति की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो श्रीनगर जम्मू एवं कश्मीर में। देखिए जितने स्टैचू हैं उनको सभी एक जगह आप लोग नोट करके याद रखिएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो। स्टैचू ऑफ पीस शांति के लिए जो स्टैचू है वो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। किसके द्वारा किया गया? तो अमित शाह जी के द्वारा किया गया, जो गृह मंत्री हैं। स्टैचू ऑफ पीस किससे संबंधित है? तो श्री रामानुजाचार्य से संबंधित है। यह प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो 4 फीट 600 किलोग्राम वजन है इसका। राजस्थान स्थित स्टैचू ऑफ पीस किससे संबंधित है? तो जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज से संबंधित है। तो आप ऑप्शन में ध्यान रखिए, स्टैचू ऑफ पीस करके आता है तो राजस्थान या तो आएगा या तो जम्मू कश्मीर आएगा, दोनों में से एक ही रहेगा, क्योंकि दोनों जगह एक एक अवस्थित है। जहाँ पे आपको ऑप्शन दिखे वो टिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, किस भारतीय बल के लिए केंद्रीय वेतन प्रणाली PADMA का शुभारंभ किया गया? तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किया गया। PADMA का फुल फॉर्म क्या है? तो पे रोल ऑटोमेशन और डिसबर्समेंट ऑफ मंथली एलोवेंसेस। पूरी तरह से पनबिजली और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? यह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होने वाला विश्व का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया। नेक्स्ट है, किस रेलवे स्टेशन से रामायण सर्किट पर चलने वाली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? तो ये सफदरगंज रेलवे स्टेशन नई दिल्ली से दिखाई गई है। भारत और नेपाल को जोड़ने वाली यह पहली पर्यटन रेलगाड़ी कौन सी है? तो भारत गौरव ट्रेन सीधा पूछा जा सकता है कहाँ से कहाँ चलती है, कौन सा सर्किट है इसका? तो रामायण सर्किट। किस देश में? भारत और नेपाल के बीच में। भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन, इंपॉर्टेंट है आप लोग ध्यान रखिए, निजी ट्रेन मतलब प्राइवेट ट्रेन सेवा किन स्टेशनों के मध्य संचालित की गई है? तो कोयम्बटूर उत्तर जो तमिलनाडु में अवस्थित है से लेके साईनगर शिरडी महाराष्ट्र तक। कहाँ तक? तमिलनाडु से महाराष्ट्र तक चलाई जा रही है। दोनों स्टेशनों और स्थानों का भी नाम रखिए, कोयम्बटूर से साईनगर शिरडी तक। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भूकंप वेधशाला का उद्घाटन किया है? तो ये उधमपुर जम्मू एवं कश्मीर में किया गया है। जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। यह मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो देहू पुणे महाराष्ट्र में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट, किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को अपने आधिकारिक राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? तो ब्लू ड्यूक सीधा पूछा जा सकता है यह है क्या? तो यह राज्य तितली है किसकी? सिक्किम की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। ऑपरेशन नारकोस का संबंध भारत सरकार के किस मंत्रालय से संबंधित है? तो रेल मंत्रालय से संबंधित है। देखिए यहाँ पे दे देगा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह, देखिए कंफ्यूज किया जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नारकोस किससे? रेल मंत्रालय से। इसका उद्देश्य क्या है? तो रेल के माध्यम से होने वाली नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने का उद्देश्य है। उद्देश्य तो नारकोस से ठीक है, लेकिन मंत्रालय रेलवे के द्वारा है। किस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत स्थित किसी गांव के सामुदायिक वन संसाधन CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य बन गया है? तो ये छत्तीसगढ़ बन गया है।
CFR को मान्यता देने वाला पहला राज्य था तो उड़ीसा था। पहली बार डाक विभाग द्वारा ड्रोन का उपयोग कर डाक को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया गया, तो हाबे गांव से नेर गांव, कच्छ जिला, गुजरात तक पहुँचाया गया है। राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो यह हैदराबाद में किया गया। नेक्स्ट है इसका उद्घाटन हैदराबाद स्थित किस प्रयोगशाला के परिसर में किया गया, तो केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला CFSL परिसर में किया गया है। महत्वपूर्ण है, याद रखिए, सीधा आ सकता है। फॉरेंसिक प्रयोगशाला कहाँ उद्घाटन हुआ था, हैदराबाद में, और जो इसका प्रयोगशाला परिसर है तो वो केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला है। नेक्स्ट है केंद्रीय मार्ग का अधिकार, राइट ऑफ वे, अनुप्रयोगों और अनुमतियों की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने हेतु किस पोर्टल की शुरुआत की गई है, तो गति शक्ति संचार पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा, तो दूरसंचार विभाग के द्वारा किया गया। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। महत्वपूर्ण है, याद रखिए, स्किल इंडिया, क्योंकि स्किल इंडिया, इनोवेशन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये सब चीज़ें इस समय हमेशा न्यूज़ में बनी रहती हैं, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और वाराणसी PM का संसदीय क्षेत्र, तो वो तो हमेशा इम्पॉर्टेंट बना है। किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो असम की। असम इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य है, तो ये 10वां राज्य है। हाल ही में लाइफ टाइम रोगों के निदान और नियंत्रण के लिए कौन सा ऐसा ऐप लॉन्च किया गया, तो शैली ऐप लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, केरल सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कौन सा भारतीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय डाटा केंद्र स्थापित करेगा, तो ये त्रिपुरा करेगा अंतर्राष्ट्रीय डाटा केंद्र। और इस केंद्र को स्थापित करने के लिए उसने किसके साथ समझौता किया है, तो निक्सी CSI के द्वारा समझौता उसका किया गया है। किस राज्य ने इस स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, तो तेलंगाना ने लॉन्च किया है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो नागपुर में लॉन्च किया गया। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट है दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कौन सा था, तो ये रेडियो अच्छे था। पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया, तो मणिपुर में। वैसे इतना महत्वपूर्ण नहीं है। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया जाएगा, तो कौशल विकास संस्थान भुवनेश्वर में। क्या, भारत का पहला जो है स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, स्किल इंडिया सेंटर जो है वो अभी आपने देखा कहाँ था, वाराणसी में भी था। तो ये जो है पहला जो है कहाँ लॉन्च किया गया, ये भुवनेश्वर में किया गया था। किस राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए प्रत्येक जिले में होप एक्सप्रेस की शुरुआत की जाएगी, तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है भारत में कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन के लिए किसकी स्थापना की जा रही है, तो राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जा रही है। इस उत्कृष्टता केंद्र की संख्या कितनी है, तो 2 है। और ये 2 कहाँ कहाँ पे स्थापित किए जा रहे हैं, तो ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, मुंबई में। और दूसरा है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, बेंगलुरु में। नेक्स्ट है किस IIT द्वारा एक अंतर अनुशासनिक जल प्रबंधन और नीति केंद्र को स्थापित किया गया है, तो IIT मद्रास के द्वारा। इसके द्वारा किस नाम के एक अंतर अनुशासिक जल प्रबंधन और नीति केंद्र को स्थापित किया गया है, तो एक्वा मैप। गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी के रूप में किसे चुना गया, तो उत्तर प्रदेश की झांकी जो है सर्वश्रेष्ठ झांकी रही। इस परेड में किस राज्य ने पॉपुलर चॉइस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पाया है, तो ये महाराष्ट्र के मिला है। पर्यावरण, समाज एवं शासन पर भारत की पहली अनुसंधान चेयर की स्थापना है, तो भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद ने किसके साथ साझेदारी की है, तो राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष लिमिटेड की साझेदारी की गई है। किस राज्य ने प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया है, तो मेघालय। और यह पार्क का नाम क्या है, तो शिलांग प्रौद्योगिकी पार्क रखा गया है। किस डिवीजन ने 100वीं टेक्सटाइल ट्रेन का संचालन किया है, तो मुंबई सेंट्रल पश्चिमी रेलवे के द्वारा शुरू किया गया। इसका संचालन कहाँ से कहाँ तक किया गया है, तो चलथन से संकरैली तक किया गया है। पहली टेक्सटाइल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कब किया गया, तो 1 सितंबर 2021 को किया गया था। नेक्स्ट है भारत सरकार ने गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कुल्हड़ों से बने भित्ति चित्र का अनावरण कहाँ किया गया, तो साबरमती रिवर फ्रंट, अहमदाबाद, गुजरात में किया गया। इस भित्ति चित्र की विशेषता क्या है, तो यह भारत में अपनी तरह का केवल दूसरा है, और इससे पहले एक भित्ति चित्र उपलब्ध है और दूसरा जो है गुजरात में है। शोध गतिविधियों, पेटेंट
दायर और प्रकाशन जानकारी की सूचनाओं को प्रसारित करने के उद्देश्य से किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो NIPER शुरू किया गया है। NIPER का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च। इस पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के द्वारा किया गया है। किस राज्य में पहली बार मालगाड़ी पहुंची? तो मणिपुर में पहुंची है। यह मालगाड़ी मणिपुर के किस स्टेशन तक पहुंची? तो रानी गाइदिनल्यू रेलवे स्टेशन तक पहुंची। नेक्स्ट है दक्षिण मोबुआंग को किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव घोषित किया गया है? तो ये मिजोरम का है। कौन सा? दक्षिण मोबुआंग। यह किसी राज्य का पहला ODF प्लस गांव घोषित हुआ है, याद रखिए। कहाँ पे अवस्थित है? तो मिजोरम में। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ग्राफीन इनोवेशन सेंटर जो है ये केरल में स्थापित किया जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद वर्ष 2030 के जंगल सत्याग्रह की स्मृति में संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो पुसद, महाराष्ट्र में। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? तो यह दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। खादी के कपड़ों से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया? तो जैसलमेर में किया गया। पूर्वोत्तर के किन 3 राज्यों को जोड़ने वाली पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया गया? तो असम, मणिपुर और त्रिपुरा। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो एकता नगर कर दिया गया है। यह किस राज्य में है? तो गुजरात में अवस्थित है। भारतीय मानक ब्यूरो का 75वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 6 जनवरी 2022 को। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का शुभारंभ किया है? तो हैदराबाद में किया गया। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने किन शहरों के लिए भूकंप जोखिम मानचित्र जारी किया है? तो लखनऊ और देहरादून के लिए। उड़ीसा का कौन सा जिला बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? तो गंजाम जिला जो है। इसके लिए जिले में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो निर्भया कढ़ी शुरू किया गया था कार्यक्रम। कौन सा राज्य देश का पहला 100% LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो यह हिमाचल प्रदेश है। महत्वपूर्ण है, याद रखिए। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। अगर वो सब के सब LPG प्रयोग कर रहे हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है ये फैक्ट। जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव किसे घोषित किया गया? तो जेरी बस्ती पहला गांव है जम्मू कश्मीर का दूध गांव। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाया जाएगा? तो जबलपुर मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। यह पार्क किस नदी के तट पर स्थित होगा? तो नर्मदा पर। लिविंग रूट ब्रिज कहाँ स्थित है? तो मेघालय में। लिविंग रूट ब्रिज अर्थात जीवित जड़ का जो पुल होता है। आपको बता दें, ये जान के आपको हैरानी होगी कि यह ब्रिज जो है पूरे दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मेघालय में पाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पौधे जो है, पौधों को सीधा लगा के नदी के दोनों साइड लगाए जाते हैं। फिर पौधों को ऐसे घुमा के बना दिया जाता है कि ये इस साइड से उस साइड तक पूरे एक साथ जुड़ जाते हैं। आपको मैं चित्र में जो दिख रहा है आप ऐसा ही समझिए। बहुत अच्छा ये कार्य करता है। जब तक पौधे की लाइफ रहेगी तब तक वो ब्रिज जो है कार्य करता रहेगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है किस राज्य में नरेंद्र मोदी मार्ग नामक सड़क का उद्घाटन हुआ है? तो सिक्किम में हुआ है। किस राज्य का हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गया है? तो केरल हाई कोर्ट। ये जनवरी का फैक्ट है। तमिलनाडु सरकार द्वारा किस गीत को राज्य गीत के रूप में घोषित किया गया? तो तमिल थाई वल्लू। यह गीत राष्ट्रीय गीत होगा किसका? तमिलनाडु का। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया है? तो ये गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा। साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला घोषित किया गया है? तो बालासोर जिला उड़ीसा में। देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य जो है वह घोषित किया गया है, तो यह आंध्र प्रदेश को घोषित किया गया है। स्वच्छ ऊर्जा प्रतिबद्धता के लिए सतत विकास प्रकोष्ठ डेवलपमेंट का गठन करने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो यह कोयला मंत्रालय। चलिए, इस प्रकार साथियों हम लोगों का जो राष्ट्रीय संस्करण था उसके जितने भी फैक्ट थे वो हम लोगों के समाप्त हुए। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला वीडियो जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पे आएगा
और इसमें हम लोगों ने राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाएं और विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पे एक अच्छी ब्रीफ नज़र रखी है और जो जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है मैंने उसे आपको बता दिया। एक बार और आप रिवीजन कर लीजिएगा इसे, और उतने में मुझे उम्मीद है याद हो जाएंगे। फिर भी अगर नहीं याद होते हैं तो किसी एक पेज पे आप जो कुछ गिने चुने फैक्ट हैं उन्हें निकाल लेंगे, तो उन्हें 2-3 बार रिवाइज करके आप आसानी से पूरा करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।